प्रिय साथियों, आप सबको नमस्कार। आप खुश रहें, आप आबाद रहें। भाषा विज्ञान अपना जो चैप्टर चल रहा है, उसी भाषा विज्ञान में मैं आपसे पाली भाषा तक बातचीत कर चुका हूँ कि जैन धर्म चूँकि अपभ्रंश में ज़्यादा लिखा गया, लेकिन पाली भाषा में संपूर्ण बौद्ध साहित्य पिटक अनुपिटक के रूप में लिखा गया। सम्राट अशोक के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ, ये बात भी हमने एक बार की। प्रिय साथियों, जब मैं छुट्टी पर होता हूँ, बाहर होता हूँ, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार और प्रीमियर क्लास लगाता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपका बीच में जो परवाह है वो नहीं टूटे, आपका जो अध्यापन अनुक्रम है वो नहीं टूटे। इसलिए बेहद अच्छी बात है कि जब मैं लाइव नहीं होता हूँ तब आपके लिए एक शानदार सुपर प्रीमियर क्लास प्रायोजित करके जाता हूँ। प्रिय साथियों, ये भाषा विज्ञान का चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बैक में भी हमें जाना पड़ेगा। पहले मैं बात कर लूँ प्राकृत भाषा। ये बड़ा कन्फ्यूज वाला है और आपका कन्फ्यूज मैं अभी दूर कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। प्राकृत अथवा द्वितीय प्राकृत, ये चक्कर यहाँ पर पड़ता है। तो मैं इस तथ्य को शुरू से लेता हूँ और एक इंगित, एक इंडिकेशन आपको देता हूँ। प्रिय साथियों, जब आपसे कोई पूछता है कि मेरठ कितनी दूर है, मान लो राजस्थान का कोई व्यक्ति ये पूछे कि मेरठ कहाँ पर है, कितनी दूर है, तो लोग दिल्ली का नाम लेंगे, जबकि आपसे पूछा गया किसके बारे में, मेरठ के बारे में। लोग आपसे कहेंगे दिल्ली से 105 किलोमीटर दूर है। बीच में नाम किसका लिया, दिल्ली का, क्योंकि वो माइल स्टोन है, मील का पत्थर है, कैपिटल है। आपसे ये पूछे कि सहारनपुर कितना है, तो 185 किलोमीटर दिल्ली से, ऐसे बताएंगे आपको। आपसे ये पूछा जाए गाज़ियाबाद दिल्ली से कितनी दूर है, तो आपको बताया जाएगा दिल्ली से 57 किलोमीटर दूर है। कोई हरियाणा का भी व्यक्ति हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का व्यक्ति जब ये पूछता है कि फरीदाबाद कितनी दूर है, तब आपको लोग बताएंगे दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर है। दिल्ली का नाम फिर भी उन्होंने लिया है। ऐसे ही आपसे कोई ये पूछे कि किशनगढ़ कितनी दूर है राजस्थान में, तो आपको जयपुर का नाम लेंगे। अब मैं आपको समझा दूँ कि जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, उन तीनों को प्राकृत भाषा कहा गया है। पहले वाली को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत संयुक्त रूप में कहा गया, 3 भाषाओं को, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। और कई मर्तबा प्रिय साथियों ये पूछा जाता है कि कौन सी मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। प्रकृति में अ प्रत्यय लगाने पर प्राकृत शब्द की निर्मिति होती है। अस्तु, जब कोई भी भाषा व्याकरण के अनुशासन को त्याग देती है तो उसे प्राकृत या जन भाषा कहा जाता है। अस्तु प्रिय साथियों, पाली और फिर प्राकृत। प्राकृत का अर्थ नेचुरल भी तो होता है ना, प्राकृत। और इसके बाद अपभ्रंश, जिन पर व्याकरण का अनुशासन नहीं था और ये जन भाषा, नेचुरल भाषा थी, इन तीनों को संयुक्त रूप में प्राकृत कहा जाता है। तीनों को कंबाइनली संयुक्त तौर पर प्राकृत कहा जाता है। जब हम इसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करें माइक्रो, तब इस पाली को प्रथम प्राकृत, तब इस पाली को क्या कह दिया गया, प्रथम प्राकृत। जी सर। अब स्वयं प्राकृत शब्द आ रहा है तो इसको कहा गया द्वितीय प्राकृत। जबकि तीनों भाषाओं को हम प्राकृत कहते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अध्ययन करेंगे तो ये द्वितीय प्राकृत हो गई। प्रथम प्राकृत यानी पाली, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश तत्कालीन पाली भाषा में दिए थे। अस्तु बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है, अनुपिटक है, वो सब पाली भाषा में लिखे गए। अब तीसरी बच गई कौन, अपभ्रंश, तो इसे तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है।
यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि तृतीय प्राकृत का में कौन सी भाषा आती है, तब आपको बतानी पड़ेगी। अपभ्रंश आप, क्योंकि इन तीनों को कंबाइन तौर पर प्राकृत कहा गया है, तीनों को कंबाइन तौर पर क्या कहा गया है प्रिय साथियों, प्राकृत कहा गया है। पीछे की क्लास में और हमने लाइव क्लास में भी इस बात का अध्ययन किया था, पाली तक का, किस तक का, पाली तक का अध्ययन किया गया, यानी हमने प्रथम प्राकृत के बारे में बातचीत की थी, राइट। अब द्वितीय प्राकृत का यहाँ पर सेंस है, जो वास्तविक प्राकृत है, जिसका नाम भी क्या है, प्राकृत है, ये तृतीय प्राकृत है। अब मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। प्रथम प्राकृत अथवा प्राकृत भाषा, जो कि द्वितीय प्राकृत कहलाती है, प्राकृत भाषा अथवा द्वितीय प्राकृत, जिसका टाइमिंग 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और पाली का टाइम 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी यानी 0 ईस्वी तक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, जब महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था तब भारत की भाषा क्या शुरू हुई थी, प्राकृत। जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को 1 काउंट किया गया। उन्होंने कहा था, हे ईश्वर इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस दिन को 1 काउंट किया गया। आज उनको संसार से विदा हुए 2023वां वर्ष बीत रहा है। उससे पहले भी बहुत अच्छी दुनिया थी। उस पहले वाली दुनिया में पाली आती है आपकी, उससे पहले लौकिक संस्कृत आती है, और उससे पहले आपकी संस्कृत आती है। जिस दिन महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को 1 काउंट किया गया। यहाँ पर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक भारत की भाषा क्या रही, प्राकृत रही। अच्छा, महात्मा ईसा कहते हैं कि हे ईश्वर इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या करें। ऐसा कई बार क्या है, कोई गाड़ी वाला आगे आ जाता है, फिर कई बार अपना हेलमेट उतार के बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ पर तू मुझे नहीं जानता, वो वाली बात यहाँ पर है। विद्वानों का एक वर्ग ये कहता है, विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि जन भाषा का संस्कार करके, अनुशासित करके, प्योरीफाई करके, कि जन भाषा जो प्राकृत भाषा है, जन भाषा का संस्कार करके संस्कृत बनाई गई, यानी लोक भाषा का संस्कारित किया गया, प्योरीफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया, अमेंडमेंट्स किए गए और क्या बनाई गई, संस्कृत बनाई गई। अतः आप बात को पूरी सुनेंगे। अतः जन भाषा प्राकृत भाषा थी, यानी स्टार्ट से भारतवर्ष में स्टार्ट की भाषा को विद्वानों का एक वर्ग यानी भाषा वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये कहता है कि जो स्टार्टिंग भाषा थी वो प्राकृत थी। लेकिन मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देववाणी संस्कृत है। देववाणी क्या है, संस्कृत है, उसके बाद ही उससे भाषाएं बनी। संस्कृत के जो नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र, निम्न श्रेणी के पात्रों का तात्पर्य ये है कि कोई नाटक है, उसमें एक राजा है, उसमें एक रानी है, वो संभ्रांत भाषा का प्रयोग करेंगे, वो संस्कृत टाइप की भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके जो भृत्य हैं, नौकर चाकर हैं, राइट, वो एक सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे। तो विद्वान ये कहते हैं कि जब सामान्य भाषा बोलने वाले चरित्र उस समय के नाटकों में दिखाए गए हैं, इसका तात्पर्य ये होता है कि प्राकृत पहले से मौजूद थी। लेकिन ऐसा इसलिए हम सहमत नहीं हो सकते क्योंकि हर भाषा का लौकिक स्वरूप अलग होता है और उसका मानक स्वरूप अलग होता है। जैसे आज हिंदी का मानक स्वरूप अलग है और ग्रामीण परिवेश में या आम बोलचाल की भाषा में उसका थोड़ा स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे बोलना तो ये चाहिए मानक हिंदी में कि दिन उगे मिलेंगे, दिन उदित होने पर दिन उगे, और बोलते हैं लोग दिनगे मिलेंगे। बोलना तो ये चाहिए दिन उगे मिलेंगे, ये सही है,
उदित जब होगा, अब इसको लोग सामान्य बोलचाल में क्या बोल देते हैं, दिनगे मिलेंगे। हो सकता है इस शब्द से आप अपरिचित हों, पर ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वाला शब्द है, ये लोक भाषा में आ गया और ये मानक हो गया। तो ऐसा हमेशा से ही भाषाई मामलों में होता रहा है। मुख सुख की वजह से होता है, कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से होता है, क्योंकि अच्छा पढ़े लिखे को भी ये नहीं पता कि शब्द की शक्ति क्या है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि पेटी को पेटी क्यों कहते हैं? सर वो पेटी पेटी होती है इसलिए कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आप एक महल बना सकते हैं, आप एक देश बना सकते हैं, लेकिन आप एक नया शब्द नहीं बना सकते। पेटी इसलिए पेटी है, उसके एक पेट होता है और उसमें सारा सामान आ जाता है। उसकी जो प्रमुखता है उसका पेट है, उसका एरिया है, इसलिए उसे पेटी कहा गया है। ऐसे ही पेटी नाम नहीं रखा गया, उसके एक पेट है जिसकी वजह से उसे पेटी कहा गया है, इसलिए शब्द की सत्ता सर्वोपरि है। जन्मेजय का नाग यज्ञ आप देखेंगे कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता है और राजा परीक्षित का जो पुत्र है जन्मेजय, वो बाद में सारे नागों को नष्ट कर देना चाहता है, पूरी नाग प्रजाति को, इसलिए वो यज्ञ करता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और ये प्रसिद्ध रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो शब्दों के माध्यम से हवन में नागों को बुलाता है और नाग अग्नि में आके कूदते हैं। जैसे बारिश के मौसम में आपके जो घर में चूल्हे होते हैं, देसी चूल्हे लकड़ी वाले, तो उसमें कुछ जानवर आकर गिर जाते हैं ना, कुछ मच्छर इत्यादि, जैसे मच्छरनुमा, वैसे नाग उस यज्ञ में आकर कूदने लग गए थे। शब्दों की सत्ता को वो नाग भी जानते हैं, लेकिन आज का मनुष्य ये नहीं जानता है। खैर, प्राकृत भाषा अथवा द्वितीय प्राकृत, जिसका टाइमिंग है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि जन भाषा का संस्कार करके संस्कृत बनाई गई, अतः जन भाषा प्राकृत भाषा थी। संस्कृत के नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसी प्राकृत का प्रयोग करते हैं, जो कि तत्कालीन जन भाषा रही होगी। किसके बारे में कहा जा रहा है? प्राकृत। लेकिन मैं एक खास बात कहता हूँ, बिगड़ती चीज बाद में है जब वो चीज होती है, और जब कोई चीज स्टार्ट में होती है तो कभी खराब नहीं होती। बात को समझने की चेष्टा करेंगे। आप तरबूज लेके आए, वो बाद में खराब होगा। आप लेके आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कोई भी चीज अपने स्टार्टिंग स्वरूप में खराब नहीं होती, बाद में खराब होती है। तो आपने रोटी आज बनाई, वो रोटी आज खराब नहीं होगी, बाद में खराब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोटी पहले आई थी और जो बाद में खराब हुई वो बदबू बाद में पैदा हुई। अर्थात संस्कृत पहले आई, फिर उसका ही बिगड़ा हुआ स्वरूप जनभाषा कहलाता है। अस्तु संस्कृत प्रथमतया आई। पर विद्वानों की एक बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भी चीज हो, संस्कृत के नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसी प्राकृत का प्रयोग करते जो कि तत्कालीन जनभाषा रही होगी, ऐसा वो मानते। जैसे प्रथमतया जीन्स की पैंट आई थी तो फटी हुई नहीं पहनते थे। फटी हुई पहनना तो बुराई का प्रतीक था, विचित्रता का प्रतीक था, दरिद्रता और गरीबी का प्रतीक था। लेकिन आज तो जीन्स की पैंट ऑलरेडी फटी हुई आती हैं। लेकिन जब वो अपने स्टार्टिंग रूप में आई थी तब वो जीन्स की पैंट फटी हुई नहीं थी। राइट नाउ अब तो लड़कियां भी ऐसे नीचे से फाड़ कर इधर से फाड़ कर पहनती हैं। अजीब दास्तान है इस देश की। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जी सर, ये बात मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाई है कि इन तीनों को संयुक्त रूप में प्राकृत कहा जाता है। पाली प्राकृत और अपभ्रंश को, पाली को प्रथम प्राकृत कहकर संबोधित करते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहकर के संबोधित किया जाता है। ओके सर, आगे बढ़ूं? यस। जबकि दूसरा वर्ग क्या कहता है, और मैं दूसरे वर्ग से सहमत हूं। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, याकोब ग्रीम, ग्रासमान, फेरनर और स्वयं डॉक्टर साहिल ने
प्राकृत भाषा को इस अनुक्रम में माना है कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली और फिर प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। और ये बिल्कुल सही है, बीच की कड़ी माना है। किसको? प्राकृत को। अपन पीछे चलते हैं 1 मिनट के लिए। देखो, बीच की कड़ी माना है किसको? प्राकृत को। पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी कहलाती है प्राकृत। जी सर, बीच की कड़ी माना है तथा इसे यानी प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहकर संबोधित किया है। इसे द्वितीय प्राकृत कहा है और यही बात कालांतर में तमाम भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा अनुस्यूत की जाती है, उन्हें मान लिया जाता है, उनके द्वारा मानक स्थितियां इसके लिए निर्मित होती हैं। अस्तु यही कथन क्या है? सही है। इस अर्थ में यह बोले तो प्राकृत संस्कृत से पहले की जन भाषा न होकर, संस्कृत से पहले जब कोई चीज पैदा होगी उसके बाद बिगड़ेगी। कोई भी चीज हो, कोई चीज पहले पैदा होती है बाद में बिगड़ता है। बच्चा भी पैदाइशी बिगड़ा हुआ नहीं होता है, बाद में बिगड़ता है। इस अर्थ में यह संस्कृत से पहले की जन भाषा न होकर उसके बाद विकसित होने वाली भाषा थी कौन? प्राकृत। एक और खास बात, हर अच्छी चीज शुरू में खराब लगती है। हर अच्छी चीज शुरू में क्या लगती है? खराब। और हर खराब चीज शुरू में अच्छी लगती है। इतना आप तय मान के चलिएगा। मान लीजिए आप में से कोई नौकरी करना चाहे और आप 10,000 के व्यक्ति हैं। कई लड़कियों को मैंने इस मामले में देखा है कि वो बैंक में लग जाती हैं, प्राइवेट बैंक में 40,000 रुपये मासिक, जबकि उनको कोई प्राइवेट में 10,000 में नहीं रखे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि 40,000 में उसको कैसे रखा गया। और बोला 3 महीने बाद और बढ़ जाएगी। 3 महीने बाद और बढ़ नहीं जाएगी, वो बैंक से वापस आ जाएगी 3 महीने बाद। 3 महीने में उसके जितने भी कांटेक्ट होते हैं उस लड़की के, सुंदर लड़की यदि होती है तो उसके कांटेक्ट वाले सब लोगों का खाता खुलवा दिया जाता है। वो फ़ोन करती है कि मैं फलाने और ढिकड़े बैंक में पीओ बन गई हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो उसके जानकारों के सारे खाते खुलवा लिए जाते हैं और किसी की एफडी करवा ली जाती है, किसी की LIC करवा ली जाती है। बाद में जब 3 महीने में उसके सारे रिश्तेदार और परिचितों का वो खाता खोल देती है, तब मैनेजर कहता है कि बैंक घाटे में चल रहा है, एक बार 3 महीने के लिए इतने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, आपको भी, उस लड़की का नाम XYZ कि XYZ आपको भी एक बार हटाया जाएगा, फिर मैं कहता हूँ आपको पुनः ले लिया जाएगा। उसको कभी नहीं लिया जाएगा। शुरू में उसको एक नीली शर्ट पहनाई जाती है, काली पैंट, बेल्ट बांध करके वो बैंक में जाती है, यहाँ उसके एक पट्टा सा लटका दिया जाता है। तो चीज़ों को हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हर बुरी चीज का आरंभ अच्छा होता है। आरंभ में उसको 40,000 रुपये दिए गए, उसका खर्चा बढ़ गया मासिक, अब वो आगे चलकर ऐसा ही खर्चे की वो हैबिचुअल हो गई, अब उसको 40,000 मिले नहीं, उसका खर्चा चले नहीं, तो फिर वो गैर जिम्मेदाराना कार्य करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इन प्राइवेट्स के चक्कर में आप मत आइएगा। इस अर्थ में संस्कृत से पहले की जन भाषा न होकर उसके बाद विकसित होने वाली भाषा थी। और इस बात पर आचार्य हेमचंद्र, जिन्होंने शब्दानुशासन ग्रंथ की रचना की, इस बात पर सहमत आचार्य हेमचंद्र, मार्कंडे, सिंहदेव आदि आचार्यों का मत है कि मूल भाषा संस्कृत है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, वो लड़की बोलती है 40,000, तो मैं सोचता हूँ यार अपने को कोई 20,000 नहीं दे रहा, इसको 40,000 दे रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। आचार्यों का मत है कि मूल भाषा संस्कृत है, उससे उत्पन्न प्राकृत है। उससे उत्पन्न क्या है? प्राकृत है। और आप देखिए क्या कहा है इन आचार्यों ने,
प्रकृति संस्कृतम, की मूल प्रकृत भाषा संस्कृत है, नेचुरल। प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, और उसके बाद प्राकृत का जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य कोई चीज पैदा होने के बाद खराब होगी। सेव भी खराब होगा ना तो एक बार वो सेव बनेगा, उसके बाद खराब होगा, तो उसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है दैट इज कॉल्ड प्राकृतम। प्रकृति संस्कृतम तद्भव, यानी उसके बाद, तद्भव का शाब्दिक अर्थ उसका बिगड़ा हुआ रूप प्राकृतम है। तो बिगड़े हुए रूप में आती हैं पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश। हिंदी को हम बिगड़ी हुई भाषा नहीं कह सकते क्योंकि इस पर व्याकरण के नियम लागू हो गए हैं। प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, कि कोई चीज खराब तब होगी जब वो अपने सही रूप में अस्तित्व में आएगी। अगर आपका बल्ब फ्यूज होता है तो फ्यूज आप तभी कहोगे उस बल्ब को जब वो पहले जला हुआ था, अदरवाइज आप फ्यूज ही ले आए तो उसको हम बल्ब की श्रेणी में नहीं रख सकते। फ्यूज आप कब कहोगे, पहले वो जलता था अब वो फ्यूज हो गया। ठीक है, ओके, बात को समझ गए होंगे, राइट सर। गुणाढ़, गुणाढ़ व्यक्ति का नाम है, वृहत कथा संग्रह है। गुणाढ़ का 100 से अधिक कथाओं का एक संग्रह है जिसका नाम है वृहत कथा। मूलतः इसी प्राकृत में था। इसी प्राकृत का मतलब है जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो भाषा चली थी उसी में गुणाढ़ नाम के व्यक्ति ने व्रत कथा संग्रह लिखा जिसमें शताधिक कहानियां हैं जो इसी प्राकृत में हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं और इस समय देख भी रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। लोगों को कॉमन सेंस तक नहीं होता है। क्या किया जा सकता है कि किसी चीज को समझने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है। कोई चीज होगी तब बिगड़ेगी, जब कोई चीज नहीं है तो वो कैसे बिगड़ेगी, राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले कोई चीज अस्तित्व में आती है और उसके बाद में उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी पैदा होती हैं वो बाद में होती हैं। ओके सर, आगे बढ़ रहा हूँ। अपभ्रंश अर्थात तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश का दूसरा नाम है तृतीय प्राकृत, और अपभ्रंश के भी कई रूप हैं। अपभ्रंश के इन्हीं रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश के प्रिय साथियों, इन्हीं रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। अच्छी चीज आप इस समय सुन रहे हो ना, इसको भी सुनने की शक्ति चाहिए, नहीं तो आप तुरंत क्या करोगे, जो गहरे लोग होते हैं तुरंत फिर शॉर्ट वीडियो देखने लग जाते हैं, यूट्यूब पर चले जाते हैं, है ना। ये भी सुनने की ताकत रखनी पड़ती है, राइट। बोले माइंड फ्रेश करेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे। क्यों, पहले क्या मोबाइल था, माइंड फ्रेश इससे होता है क्या, फ्रेश ही है, आपने माइंड लगाया कहाँ है, फ्रेश ही है आपका। तो भगवान उल्टा भेजेगा और पशु बनाकर कि आपने दिमाग को काम में नहीं लिया, आपको दिया था इसलिए वापस भैंस बना के भेज रहा हूँ। अगर आप बारिश हो रही है और आपको किसी ने छत्ता दे दिया तो छत्ता लगाना चाहिए, टेंट हाउस दिया तो टेंट लगाना चाहिए। जब आपने लगाया ही नहीं, भगवान ने अगर दिमाग दिया है तो उसको लगाइएगा, नहीं तो वापस भेजेगा भगवान कि आप तो पेटी पैक ले आए दिमाग को, आपको वापस भेजना पड़ेगा। अपभ्रंश दैट इज कॉल्ड तृतीय प्राकृत, जिसका टाइमिंग है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और सर जिसने खूब दिमाग लगा लिया फिर भगवान उसको अपने पास रह लेता है, कोई विशेष पद उसको प्रदान करता है कि ये काम का व्यक्ति है। ईस्वी तक प्रिय साथियों, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट। मैं अभी समझाऊंगा अप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अप कोई थम्सअप नहीं है, वो थम्सअप ये वाला, थम का मतलब होता है अंगूठा, थम्सअप में थम का मतलब है अंगूठा और अप का मतलब है ऊपर, इसलिए उसको थम्सअप कहते हैं। अब आप यहां समझेंगे कि अप का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा, जो कि एक उपसर्ग भी है। प्रिय साथियों, अप क्या है, एक उपसर्ग भी है। अप का शाब्दिक अर्थ बुरा है,
सर जैसे मैं क्लास में आता हूं और लोग खड़े होते हैं तो ये मेरा मान है, आप लोग मुझसे अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो तो ये वाद है, अगर आप मेरा ज्ञान चुरा के ले जाते हो तो ये हरण है, आप किसी से शब्दों से बातचीत करते हो तो ये शब्द है। ये क्या है? शब्द है, राइट। ये मान है, ये वाद है, ये हरण है, ये क्या है? शब्द है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति आपको सुबह सुबह मिल जाए तो ये शकुन है। ये क्या है? शकुन है। मैं क्लास में आता हूँ, आप नहीं खड़े होते तो ये अपमान है। आपका मतलब बुरा, आप किसी से बुरी बुरी बात करते हो तो ये अपवाद है। आप ज्ञान की जगह मेरे को उठा ले जाओ एग्जाम में तो ये अपहरण है। किसी को आप गाली देते हो तो ये अपशब्द है, और बुरे व्यक्ति के दर्शन हो जाएं तो ये अपशकुन है। तो अप का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा, इसीलिए बिगड़ी हुई भाषा को क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया है। मैं समझता हूं कि आप ठीक से समझ गए होंगे, राइट। नहीं तो और भी रास्ते हैं समझाने के, दूसरे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ये भी कौन है? निपात है। प्रिय साथियों, ये भी कौन है? निपात है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। किसी भी चीज का जब स्वरूप बिगड़ता है तो उसे अपभ्रष्ट भी कहा जाता है, अपभ्रंश भी कहा जाता है। प्रिय साथियों, ये प्राकृत का अगला रूप है जिसे तृतीय प्राकृत कहा गया है। प्राकृत की तुलना में भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण सामने आया, उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया। बिल्कुल बिगड़ी हुई भाषा अपभ्रंश या अपभ्रष्ट अथवा अवठ नाम दिया गया। इसी अवठ को, जो कि उत्तरकालीन है, अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप कहलाता अवठ, इसी अवठ को डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया है। इसी अवठ को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहकर के संबोधित किया है? पुरानी हिंदी कहकर के संबोधित किया। इसे आप अपभ्रंश भी कहा गया, इसे अपभ्रष्ट भी कहा गया, इसे अवठ भी नाम दिया गया। यानी अपभ्रंश का उत्तरकालीन रूप, जिसमें सरहप्पा की रचनाएं भी आती हैं, जिसमें सिद्धों और नाथों और जैनियों की प्रमुख रचनाएं आती हैं, उसे अवठ या उत्तर अपभ्रंश के नाम से संबोधित किया गया है। अव का मतलब भी बुराई होता है। अव के दो अर्थ होते हैं। अव का एक अर्थ होता है निश्चित, और हट का मतलब हट जाना, मतलब अपने वास्तविक रूप से हट जाना। अव का मतलब भी क्या होता है? बुरा और निश्चित। जैसे आपको कोर्ट ने कोई आदेश किया तो इसको कहते हैं मानना। अगर आपने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो इसको कहते हैं अवमानना। अगर आप में अच्छाई है तो ये गुण, और इसमें अव लगा देंगे तो अवगुण। रोधक का मतलब होता है रोकना, उसमें अव लगा देंगे तो अवरोधक। तो एक ही बात है, इसे अवठ भी इसी अर्थ में कहकर के संबोधित किया गया। कई बार लोग ये कहते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट कौन सा घर आता है, हम तो जमीन पर कब्जा नहीं हटाएंगे। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। एक नया केस आप पर लगेगा और सुप्रीम कोर्ट तक आपके प्रति रियायत नहीं बरती जाएगी। आपके प्रति जो न्यायपालिका की सहानुभूति होती है कई मामलों को लेकर, उस सहानुभूति से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप न्यायालय की बात को या तो माने या फिर उससे अगले कोर्ट में उसे चुनौती दें। राइट सर, ये बात मैंने आपको बखूबी यहाँ पर समझाई है। जी सर। प्रिय साथियों, वस्तुतः यानी अंतोगत्वा अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। सर, बीच की कड़ी कैसे हो गई? इधर आपकी पाली है और प्राकृत भी इधर ही है, संस्कृत तो है ही है,
यहाँ पर आ गई आपकी अपभ्रंश और इसके बाद आ गई आपकी हिंदी और हिंदी की विभिन्न भाषाएं, जो 24 आर्य भाषाएं आप देखते हो तो अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं, ये रही यहाँ से शुरू होती हैं आधुनिक आर्य भाषाओं, और ये रही प्राकृत के बीच की कड़ी किसको कहा गया, अपभ्रंश को कहा गया। ये दोनों को जोड़ती है, पुरानी भाषाओं को और नई भाषाओं के बीच की कड़ी किसे कहा गया, अपभ्रंश को। वस्तुतः अपभ्रंश प्राकृत, वस्तुतः अपभ्रंश, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, वस्तुतः अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म, यानी 24 भाषाओं का जन्म किसी न किसी अक्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है। सर जैसे अभी समझा देता हूँ, जैसे अपभ्रंश के विभिन्न रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल शोरसेनी अपभ्रंश, फॉर एग्जाम्पल शोरसेनी अपभ्रंश से किसका उदय हुआ, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, इन तमाम का जन्म किससे हो रहा है, शोरसेनी से। अगर आप पंजाबी की बात करेंगे तो पंजाबी का उदय पैसाची अपभ्रंश से, कौन सी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से किसका उदय हुआ, पंजाबी और लहंदा भाषा का उदय हुआ। मागधी से भोजपुरी, मागधी अपभ्रंश से मैथिली, मगही और भोजपुरी यानी बिहारी हिंदी का उदय हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का उदय हुआ। खस अपभ्रंश से नेपाली का उदय हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का उदय हुआ। अस्तु, अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। पीछे लेके चलता हूं, तथा प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म किसी न किसी अक्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है। इस बात को हमने बड़े सलीके से पढ़ा है, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो रजिस्टर और पेन लेके बैठे होंगे, और रजिस्टर और पेन लेके बैठे होंगे यदि आप, तो घर वाले ये सोच रहे हैं कि ये पढ़ रहा है या पढ़ रही है, इसको छेड़ो मत, इसको चाय के लिए मत कहो, इसको अन्य कामों के लिए मत कहो। लेकिन अगर आप केवल मोबाइल लेके बैठे हैं तो घर वाले भी सोचते हैं कुछ देख रही है मोबाइल, इसको कहो काम कर ले। तो आपसे निवेदन है कि आप घर वालों को ब्लैकमेल मत करना, कोई दूसरी चीज़ देख रहे हैं और पेन और कॉपी लेके मत बैठना। आप जब मुझसे पढ़ रहे हो तो पेन और रजिस्टर लेकर के बैठना। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, ये बात हमने यहाँ पर कर ली। जी सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, शुभ सूचना देना तो अच्छी काम है, सूचना ही मिलती है संसार में। आपको सूचना मिली कि फलानी जगह पर बारिश हो गई तो वहाँ से अन्न ले आओ, सूचना ही तो होती है संसार में। आपको कोई भगवान के बारे में बताता है तो वो भी सूचना है, आपको किसी देव पुरुष के बारे में बताता है वो सूचना है। तो मैं भी यहाँ सूचना दे रहा हूँ। सूचना अच्छी बात को कहते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी पीजीटी और टीजीटी के विभिन्न पदों को विज्ञापित करने वाला है अगले ही माह में। फर्स्ट ग्रेड टीचर्स, जिसमें हिंदी के सर्वाधिक पद अमूमन होते हैं और इस बार भी होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आरपीएससी हिंदी का अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मेरा ऐप डॉक्टर साहिल क्लासेज के नाम से जो मेरा ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिएगा, उसमें कोर्सेज देखिएगा। आरपीएससी हिंदी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का आप खरीद सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सिलेबस भी आप खरीद सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने विभिन्न प्रकार के 30 कोर्सेज मेरे ऐप में लॉन्च कर रखे हैं। मेरा संस्थान केवल हिंदी संस्थान है, हिंदी के अलावा मैं किसी दूसरे विषय को यहाँ प्रवेशित तक नहीं होने देता हूँ। तो प्रिय साथियों, आप अधिक जानकारी के लिए मेरे दिए गए ऐप
को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर साहिल क्लासेज के नाम से है। न्यू और ओल्ड विद्यार्थी यानी ऑफलाइन के हों चाहे ऑनलाइन के हों, उनके लिए बिग डिस्काउंट, फ्री बुक्स, 30 से अधिक कोर्सेज हमारे यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए दूरभाष नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसे अवगत करा सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में, बिल्कुल कम से कम शुल्क में ये कोर्सेज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसलिए शुभ करना हो तो देर मत करना, अशुभ करना हो तो शीघ्रता मत करना। प्रेम आए तो अभी कर लेना, क्रोध आए तो कहना कल कर लेंगे, और कल का क्या भरोसा, आए या ना आए। जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, आगे बढ़ता हूं। जी सर, अपभ्रंश की जब हम बात कर रहे हैं, अपभ्रंश जो कि प्राचीन आर्य भाषाओं और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कौन है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का समृद्ध साहित्य रहा है, अपभ्रंश का समृद्ध साहित्य रहा है। प्रिय साथियों, हाँ सर, जैन साहित्य पूरा का पूरा अपभ्रंश में भाषा में रचित है, जबकि बौद्ध साहित्य पाली में रचित है। तो यहाँ पर चूंकि हिंदी अपभ्रंश से शुरू होती है, अस्तु अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार, अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं और उनके जो रचनाकार हैं उन पर सामान्य बातचीत मैं कर रहा हूँ। कृति का नाम है श्रावकाचार, और एक खास बात, लोग कृति को ऐसे लिखेंगे और मेरे वाली को बताएंगे कि ये गलत है। उनका पैदा होना ही गलत है, वो गलती से पैदा हो गई। इस कृति का मतलब होता है चमड़ा। इस कृति जिसमें डेढ़ तय है, इस तय के ऊपर जो तय लगा हुआ है, इस कृति शब्द का अर्थ होता है चमड़ा, और इस कृति का मतलब होता है रचना। इसलिए कृति में कार लगा दे तो कृतिकार। आप शब्द युग्मांतर को समझिए, इन दोनों शब्दों में गहरा अंतर है। जिसके ऊपर डेढ़ तय है, यहाँ पर आधा तय और है, दैट इज कॉल्ड चमड़ा। एंड कृति का मतलब रचना। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ठीक है ना। श्रावकाचार, जिसे हिंदी की पहली साहित्यिक रचना कहा जाता है, किसको? श्रावकाचार 933 ईस्वी, जिसका रचना काल है 933 ईस्वी, और रचनाकार आचार्य देवसेन। तो ये बहुत ही बेहतरीन कृति है 933 ईस्वी की, और जिसमें 250 दोहे। ठीक है सर। पौम चरियु, पौम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, और चरियु का मतलब चरित्र। भगवान राम का पवित्र चरित्र। पवित्र चरित्र किसका? भगवान राम का। जैन साहित्य राम के चरित्र पर केंद्रित है। विद्यार्थी करके आते हैं भगवान महावीर के जीवन पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है। पौम चरियु अधूरी रचना है, किसकी? स्वयंभू की। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि भी कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू की दूसरी रचना है ऋठनेमी चरियु, जो जैन साहित्य और चरित्र प्रधान है। बात को ध्यान करिएगा, जैन साहित्य चरित्र प्रधान है। तो ऋठनेमी, इसको अगर आप हिंदी में, ये अपभ्रंश है, हिंदी में लिखना चाहो तो ये ऐसे होगा, ऋठनेमी नाम का एक व्यक्ति था, उसके चरित्र को रेखांकित किया है किसने? स्वयंभू ने। भविष्यत कहा, उस समय भविष्यत ऐसे ही लिखा जाता था। अपभ्रंश है और ये कवि धनपाल की रचना है। इसके अलावा संदेश रासक, जिससे हिंदी में संदेश परंपरा की शुरुआत होती है। इसी संदेश रासक का विकसित रूप हमें आधुनिक काल में प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। इसी संदेश रासक का हमें रूप नागमती के वियोग खंड में देखने को मिलता है, पद्मावत में। तो हिंदी में संदेश साहित्य की जो शुरुआत है, इसको संदेश साहित्य का मतलब है मैसेज, व्हाट्सएप कह सकते हैं इसे। इसकी शुरुआत संदेश रासक से होती है, और इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। यहाँ पर बै रह गया है, मैं कर देता हूँ। अब्दुल नहीं, अब्दुल रहमान। इसी अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको? अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना, जिनकी रचना है संदेश रासक। नंबर 6 पर है पाहुड़ा दोहा, और ये कवि राम सिंह की रचना है।
ये किसकी रचना है? कविवर राम सिंह की रचना है। अपभ्रंश की अन्य प्रमुख रचनाओं में परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदू। कौन है? जोइंदू। शब्दानुशासन जो कि अपभ्रंश का व्याकरण है, अपभ्रंश भाषा का व्याकरण है शब्दानुशासन, और शब्दानुशासन के रचनाकार हैं आप आचार्य हेमचंद्र। लेकिन मैं यहां पर दूसरी बात आपसे कर रहा हूं, हिंदी शब्दानुशासन। मैं दूसरी बात यहां पर कर रहा हूं, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हैं वो किशोरीदास वाजपेयी। बात को समझिएगा। शब्दानुशासन के रचनाकार आचार्य हेमचंद्र हैं, जो कि अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है, जबकि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं, जो कि हिंदी का व्याकरण ग्रंथ है। प्रिय साथियों, ब्रजभाषा का व्याकरण भी किशोरीदास वाजपेयी ने ही लिखा था। लेकिन जो मानक सिद्ध हुआ व्याकरण, वो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु वाला मानक सिद्ध हुआ। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु को इसीलिए हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने द्विवेदी युग में रचना की थी, किसकी? मानक हिंदी व्याकरण की, जो कि छायावादी युग में 1920 में प्रकाशित हुई मानक हिंदी व्याकरण। लेकिन हमें डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु को द्विवेदी युग का ही रचनाकार मानना होगा। उनकी कला और प्रतिभा का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में ही हुआ था। हालांकि हिंदी का पहला व्याकरण डच विद्वान जेसुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी का पहला व्याकरण डच विद्वान जेसुआ केटलर ने लिखा था, और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने लिखा था। और हिंदी का पहला भाषा वैज्ञानिक किताब भी डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गरियर्सन ने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से लिखी थी। और हिंदी और अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी भी अंग्रेज डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने लिखी थी। इसके बाद की जो डिक्शनरीज हैं वो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने लिखी थी। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमने कोई ढंग का काम इस देश में चुगली को छोड़ करके और कोई नहीं किया। हमारा प्रमुख काम चुगली है, बाकी हिंदी की सारी रचनाएं भी विदेशी लोगों के द्वारा ही शुरू की गई हैं। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देखिए किसकी? डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन की। आप हार्नले की बात कर लें, आप डॉक्टर गिरियर्सन की बात कर लें, ये सारे विदेशी हैं। आप याकोब ग्रिम की बात करें, ग्रासमान की बात करें, फेरनर की बात करें, जेसुआ केटलर की बात करें, गार्सा दतासी की बात करें, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की बात करें, या फिर आप मैक्स मूलर की बात करें, या फिर आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के रचनाकार सेंट विंसलेट की बात करें, या विंसेंट स्मिथ की बात करें, ये सारे विदेशी हैं। स्मिथ तो कहता है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है तुलसीदास, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये किसका कथन है? विंसेंट स्मिथ का कथन है कि वो व्यक्ति जिसे भक्तमाल का रचयिता नाभादास कली काल का वाल्मीकि कहता है, वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात इतिहासकार स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहता है, द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो वो व्यक्ति जिसे प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहता है, वो व्यक्ति है तुलसीदास। तो ये आप बात को समझेंगे। हम भारतीयों ने मैक्सिमम हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं। हमारा दिन आधा बुराई में गुजरता, मेरे को छोड़कर। मैं एक्सक्लूड हूँ, मैं इंक्लूड नहीं हूँ। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है? इसलिए आप तथ्यों पर गौर करेंगे, चुगली करना, बुराई करना छोड़ेंगे। आप दुनिया को खुद की नज़र से देखेंगे, तुम दूसरों की नज़र से दुनिया को देखना छोड़ दो। किसी को कोई व्यक्ति बुरा कह रहा है, आपने उसे बुरा मान लिया, क्यों? आपने अपनी नज़र से क्यों नहीं देखा? दूसरों की नज़र से दुनिया को देखने के लिए थोड़ी आए हो पृथ्वी लोक पर, खुद की नज़र से देखो। लोग मेरे बारे में भी कह देते हैं कि शायद सर में घमंड बहुत है, जबकि मेरे में 0% का ही घमंड नहीं है। मेरे में गर्व है और अभिमान है
इस बात का कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जिस रूप में पैदा हुआ और जिस चीज़ को लेकर के मैं अलहदा रूप में प्रस्तुत करता हूँ, वो मेरा अपना भाग्य है। इसलिए मुझे अभिमान करना है और मैं करता रहूँगा। मैं घमंड नहीं करता, अभिमान। मैंने किसी स्टूडेंट की चाय नहीं पी, इसका मतलब मेरा ये अभिमान है। मैंने अपने जीवन में किसी को चाय पिलाई होगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा वास्ता स्टूडेंट से रहता है। तो मैंने स्टूडेंट्स की चाय नहीं पी। बात को समझने की चेष्टा करेंगे, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रेमवश कुछ से चाय पिला दी, घी लाकर भी मेरे को दे दिया, तो जब उसकी बहन की शादी होती है ना, तो मैं उसे 3 गुना कन्यादान करा के आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि अभिमान व्यक्ति का नहीं मरना चाहिए। और आपने देखे होंगे भारत में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर लोगों की चाय पी लेते हैं, चपरासी से भी रिश्वत ले लेते हैं। वो कहने का तात्पर्य रिश्वत से है। ओके सर। इसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये आवट यानी विद्यापति की रचनाएं हैं दोनों। इसके अलावा उपदेश रसायन रास, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है, जिसमें 80 नृत्य गीत हैं। नृत्य गीत काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन रास जो है नृत्य गीत काव्य है। सर, हम नृत्य गीत काव्य का अर्थ नहीं समझे। जिन गीतों पर नाचा जा सकता है उसे नृत्य गीत काव्य कहते हैं। और जिनदत्त सूरी की बेहतरीन रचना उपदेश रसायन रास। विद्यार्थी क्या करके आते हैं? उपदेश शब्द आते ही इसको शिक्षा परक करके आ जाते हैं। ये शिक्षा परक काव्य नहीं है, इसमें 80 नृत्य गीत काव्य हैं जिन गीतों पर नृत्य किया जा सकता है। हिंदी वाले तो ऐसे लोग होते हैं जिन गीतों पर नृत्य नहीं किया जा सकता उन पे कर लेते हैं। जैसे हाय हाय मेरी बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया, एक लड़की तो इस पर नाच रही, हाय हाय मेरी बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। ये नाचने वाला गाना नहीं, ये स्लो मोशन का गीत है। इसको बड़े गंभीरता के साथ सुना और पढ़ा और गाया जाता है। नाचने वाले गीत अलग होते हैं। कई तो प्रार्थना पर नाच लेते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस पर भी स्टेप कर लेते हैं। तो नृत्य गीत काव्य अलग होता है, और जिसमें बेहतरीन करती है उपदेश रसायन रास, और इसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। कई तो इस पर भी नाच लेते हैं, तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा। जब कांटा लगा तो दर्द होगा, नाचा कैसे जाएगा? बेरी का अगर कांटा लगेगा तो दर्द होगा, कांटा लगे तो नाचा नहीं जा सकता। इसलिए तथ्यों को समझने की आप चेष्टा करेंगे। ये करती है उपदेश रसायन रास। और यहाँ हमने अब फ्रेंच भाषा के प्रमुख कृतिकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। जो हिंदू की भी बहुत प्रमुख रचना है परमात्म प्रकाश। तो प्रिय साथियों, मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर यहीं तक क्लास को संपन्न करता हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक इसके आगे के स्टेप्स के बारे में बातचीत करने के लिए। तब तक आप खुश रहें, पढ़ते रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साहिल गुर्जर। ओके सर, थैंक्स ऑल ऑफ यू।